हेलो बच्चों। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इन दोनों चीजों के बारे में आप जानते हैं, समझते हैं। आप जानते हैं कि इंसुलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि अपने थ्रू चार्जेस को फ्लो करने को अलाउ नहीं करता है, और कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने थ्रू चार्जेस को फ्लो करने को अलाउ करता है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि कोई भी एक मैटर अगर हम उठा लें तो वो सब एटम का बना हुआ है, और एटम में जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जितने अमाउंट में, उतने अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। इसलिए वो कंडक्टर हमारा ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए। अब उसमें होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो बहुत सारे एटम का बना हुआ है, उसके जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारे अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। उस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने एटम से लूजली बाउंड होते हैं, जिस वजह से अगर इन्हें कुछ एनर्जी मिले तो ये आयनाइज होकर और एटम को छोड़कर और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें परमिशन होती है कि ये एटम के अंदर, इनफैक्ट एटम के सरफेस तक फ्रीली घूम सके। हाँ, ऐसा नहीं हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स खुद से अपनी मर्जी से इस एटम के सरफेस को छोड़कर और बाहर निकल जाएं। सरफेस से बाउंड होते हैं, लेकिन उस एटम के, उस कंडक्टर के अंदर, उस मटेरियल के अंदर ये फ्रीली मूव करते हैं। तो कंडक्टर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अलाउ करता है मूव करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसी के बेसिस पर हम लोग कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर्स को लेकर। ऑलराइट बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो थ्योरेटिकल है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हम आज कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है कि इन स्टैटिक सिचुएशन, in static situation, electric field inside a conductor, electric field inside is equals to 0। ठीक है, क्योंकि हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं इसलिए स्पेशली मेंशन करने की जरूरत नहीं है इनसाइड अ कंडक्टर। तो इन स्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों है, समझते हैं हम लोग। देखिए, एक कंडक्टर हमारे पास है, किसी भी शेप का हो सकता है, मैंने स्फेरिकल ले रखा है। अब इसमें क्या हुआ कि इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहां पर होगा, और कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहां पर। अब ये दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हैं, ये क्या करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन सोचे कि यार अगर मैं इससे ना मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन कर लूं तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फोर्स मेरे ऊपर कम लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन भी यही सोचेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ दूर मूव करेंगे। कहां तक मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन? अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके, इस मटेरियल के सरफेस तक जा सकते हैं, सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन देखेगा कि यार मैक्सिमम ना मैं सरफेस तक जा सकता हूं, ये इलेक्ट्रॉन देखेगा मैक्सिमम मैं सरफेस तक जा सकता हूं। इस तरीके से अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन सरफेस पर पहुंच जाएंगे तब एक दूसरे के ऊपर मिनिमम फोर्स लगाएंगे। अच्छा, इस तरीके से इस कंडक्टर के अंदर सिर्फ यही दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस वजह से सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करें कि ये मूव करके कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चले जाएं। सरफेस के ऊपर पहुंचने के बाद ये कंडक्टर्स खुद को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि इनके ऊपर जो फोर्स है वो मिनिमम लग सके। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉइंट पर मौजूद है तो वो देख रहे हैं कि यार जब मैं यहां पर हूं ना तब मेरे ऊपर ना फोर्स मिनिमम लग रहा है। अगर मैं इधर डिस्प्लेस हुआ या इधर डिस्प्लेस हुआ, दोनों कंडीशन में मेरे ऊपर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पागल तो है नहीं,
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना इस पोजीशन को मेंटेन रखेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहां पर है, ये भी देख रहा है कि यार इस पोजीशन पर ना मेरे पर मिनिमम फोर्स लग रहा है, मेरे को यहीं पर है ना मूव नहीं करना है। इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस की तरफ मूव करेंगे और सरफेस पे पहुंचने के बाद ये खुद को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि सरफेस पर इन पर मिनिमम फोर्स लगे। जब इन पर मिनिमम फोर्स लगना शुरू हो जाएगा उस पोजीशन पर जाकर वो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर आ जाएंगे। इस तरीके से एक के बाद एक करके सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पर रेस्ट पर आ जाएंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पर रेस्ट पर आते हैं तब जो सिचुएशन आपको मिलता है वो होता है स्टैटिक सिचुएशन। अब स्टैटिक सिचुएशन की बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो सरफेस के ऊपर है, अंदर तो कोई भी फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है और गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो। और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जीरो होना चाहिए। ये तो हमने एक स्फीयर के केस में जब अंदर कोई चार्ज नहीं हो तो चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक में भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इसीलिए स्टैटिक सिचुएशन में सारे चार्जेस सरफेस पर आकर रेस्ट पर आ जाते हैं, इसलिए अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो के बराबर है। ठीक है, फिर एक सेकेंड पॉइंट है कि इन स्टैटिक सिचुएशन electric field at surface of conductor, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इन रेडियल डायरेक्शन। तो ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते वक्त डिस्कस किया था। हमने कहा था कि अगर सपोज करो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियल डायरेक्शन में ना होकर और कुछ एंगल अगर बना, तो ये हमारा देखिए रेडियल डायरेक्शन है, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, सो एज अ रिजल्ट यहां पर रेडियल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में उस केस में हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल मेक एन एंगल थीटा। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, स्टैटिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के रेडियल नहीं होता, वैसा मान के चल रहे हैं। तो भाई रेडियल अगर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, रेडियल डायरेक्शन से कुछ ना कुछ एंगल इसका बनना चाहिए। अगर ये एंगल बन रहा है तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक रेडियल डायरेक्शन के अलोंग ई कॉस थीटा और एक आपका सरफेस के अलोंग ई साइन थीटा। अब अगर सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है तो उस केस में जो चार्जेस आपके सरफेस पर रेस्ट पर हैं उनके ऊपर तो सरफेस के अलोंग फोर्स लगेगा। जब सरफेस के अलोंग फोर्स लगेगा तब वो कभी रेस्ट पर आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि स्टैटिक सिचुएशन हमें मिलता है, दैट मींस हमारा एजम्पशन जो है वो गलत है, और हमारा एजम्पशन अगर गलत है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होना चाहिए। तो स्टैटिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट पर रेडियल डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट आप समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside the surface of conductor is equals to a constant and has same value as that on the surface। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंडक्टर के अंदर स्टैटिक सिचुएशन में जो पोटेंशियल है वो हमारा कांस्टेंट होगा। क्यों? देखिए कंडक्टर के अंदर स्टैटिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के रीजन में अगर जीरो है, इसका मतलब कि चार्ज के ऊपर जो फोर्स है अंदर के रीजन में वो आपका जीरो के बराबर होना चाहिए। और अगर फोर्स जीरो यानी अंदर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि वर्क डन जो हमारा है उस कंडीशन में वो जीरो होगा। जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो आपको मूव करने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। और अगर वर्क जीरो है तो वर्क हमारा क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में देखें V2 माइनस V1 इंटू जो चार्ज को आप मूव कर रहे हैं,
है ना। तो यानी कि यहां से क्या हो गया, v2 माइनस v1 आपका 0 के बराबर होना चाहिए, विच मीन्स दैट v1 इज इक्वल टू v2। तो उन दो पॉइंट को जो आप ले रहे हैं वहां पर पोटेंशियल आपका सेम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है, सेम है। ऐसा सेम इसीलिए क्योंकि अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जिस वजह से किसी भी चार्ज को आप ले आकर रखेंगे तो उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, और अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है चार्ज के ऊपर तो वर्क जीरो होगा, और वर्क अगर जीरो है तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, यानी कि पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम है। तो इसीलिए कंडक्टर के अंदर स्टैटिक सिचुएशन में पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, वही जो सरफेस पे वैल्यू है। क्यों, सरफेस पर अगर एक चार्ज आप क्यू रख रहे हैं, यहां से अगर आप इस चार्ज को अंदर लेकर जाएंगे तो जैसे ही आप अंदर ले गए वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई ना, यानी इस पर फोर्स लगना बंद हो गया। तो सरफेस से अंदर ले जाने के लिए भी आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और वर्क नहीं करने की जरूरत पड़ रही है, यानी अंदर के रीजन पे पोटेंशियल और सरफेस पे पोटेंशियल दोनों सेम है। तो कंडक्टर के अंदर के रीजन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो वही होती है उसकी वैल्यू जो कि उस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर है स्टैटिक सिचुएशन में। ठीक है बच्चों, एक फोर्थ पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये सब आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, आपको अपने वर्डिंग्स में इसको अपने नोट्स में बनाना है। ठीक है, एक हमारा पॉइंट है कि नो एक्सेस चार्ज, no excess charge can be present in interior of conductor, in interior of conductor in static situation। ठीक है, स्टैटिक सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कंडक्टर के इंटीरियर में कोई भी एक्सेस चार्ज हमारा प्रेजेंट नहीं हो सकता है। भाई स्टैटिक सिचुएशन में तो सारे चार्जेस आपके बाहर आ जाते हैं, और अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, तो यानी अंदर के रीजन में एक छोटे से छोटे वॉल्यूम में भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको नेट चार्ज जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक सिचुएशन में चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ गए हैं, इसलिए अंदर के रीजन में छोटे से छोटे वॉल्यूम में भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नेट चार्ज वहां पर जीरो के बराबर है। अब मान लो कि अगर मैं बाहर से कुछ एक्सेस चार्ज प्रोवाइड करूं, कुछ चार्ज में लाकर और सरफेस पे रख दूं, और मैं उम्मीद करूं कि ये चार्जेस जो हैं वो सरफेस के अंदर चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप बाहर से कुछ एक्सेस चार्ज लाकर देंगे ना, तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर स्टैटिक सिचुएशन में थे उनका स्टैटिक सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों, ताकि जो एक्स्ट्रा चार्जेस आए हैं उन चार्जेस को एडजस्ट करके, पहले अगर 10 चार्जेस थे और कुछ दूरी पर प्रेजेंट थे और आपने अब 5 चार्जेस और दे दिए तो 15 चार्जेस हो गए। पहले 10 चार्जेस मिलकर एक दूसरे से इतनी दूरी बना रहे थे कि उन पर फोर्स मिनिमम लगे। अब जब ये 5 चार्जेस और आ गए ना, अब टोटल 15 चार्जेस हो गए। अब ये 15 चार्जेस एक दूसरे को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, दूरी बनाएंगे एक दूसरे से कि इन पर फोर्स मिनिमम लगे, लेकिन ये चार्जेस अंदर की तरफ नहीं आएंगे। फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का स्टैटिक, नया स्टैटिक सिचुएशन बनाने के लिए। तो इसीलिए अगर आप बाहर से एक्सेस चार्ज प्रोवाइड भी करते हो तो वो एक्सेस चार्ज सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे स्टैटिक सिचुएशन में, सरफेस के अंदर नहीं जाएंगे। इसीलिए सरफेस के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज किसी भी कंडीशन में आपको स्टैटिक सिचुएशन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, देखिए सपोज करिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर में हमने पढ़ा है कि अगर स्टैटिक सिचुएशन आपका आता है, पहले तो ये कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स आपके सरफेस पर पहुंच जाएंगे।
इस कंडक्टर के अंदर के रीजन में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन स्टैटिक सिचुएशन में नहीं होता है। एज ए रिजल्ट अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी। अब अगर हम इस कंडक्टर के अंदर एक छोटा सा कैविटी क्रिएट करें, इस तरीके का एक अगर छोटा सा हम कैविटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये आपका कैविटी है, ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये बिल्कुल होल है, यहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस कैविटी के रीजन को आप समझिए क्या होगा। ये कैविटी एक ऐसा रीजन, सपोज करो कि मैं अगर यहां बाहर अगर मैं किसी एक चीज को रखता हूं, तो ये तो देखिएगा ना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर है इस कंडक्टर की वजह से। लेकिन अगर मैं, अब देखिए यहां पर तो रख नहीं सकते क्योंकि यहां पर हॉलो तो है नहीं, कैविटी तो है नहीं, लेकिन यहां पर कैविटी, अगर मैं इस कैविटी के अंदर किसी भी एक चीज को रखूं, ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैं कैविटी के अंदर अगर एक चीज को रखता हूं, तो आप चाहे कितना भी एक्सेस चार्ज प्रोवाइड कर दें, एक्सेस चार्ज भी तो सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या चाहे कितने भी इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पर पहुंच जाए स्टैटिक सिचुएशन में, ये जो कैविटी है ये बाहर के जो चार्जेस हैं स्टैटिक सिचुएशन में उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से अछूता रहेगा, ठीक है। यानी कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा रीजन आपने बना दिया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से शील्डेड है, बचा हुआ है। तो इस तरीके से एक कंडक्टर के अंदर कैविटी क्रिएट करके आप एक ऐसा हॉलो रीजन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से हमेशा शील्डेड रहेगा। इस टेक्निक को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। और एक आखिरी पॉइंट है कि ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो होती है इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप के बराबर है। कैसे है? देखिए सपोज करिए कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, जैसे ये यहां पर मैं बना रहा हूं, सपोज करिए मेरे पास ये एक कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक है। इस कंडक्टर के ऊपर मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया है, ठीक है। इस कंडक्टर के सरफेस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव, ठीक है। मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, नेगेटिव के लिए ठीक साइन आपका उल्टा हो जाए। इस तरीके से थ्रू आउट चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इस कंडक्टर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड। और ये चार्जेस सरफेस पर कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो हम लोग अब गॉसेस लॉ लगाना चाहते हैं। पहले हम गॉसेस लॉ लगाएंगे इंटीरियर ऑफ सरफेस पे, फिर हम गॉसेस लॉ लगाएंगे एक्सटीरियर ऑफ सरफेस पे। तो गॉसेस लॉ अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तब जो फ्लक्स हमारा, फ्लक्स जो कि E इंटू ds के बराबर है, ये हमारा फ्लक्स क्या होगा? अंदर के रीजन में तो जो कोई चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं, तो कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है तो फ्लक्स आपका जीरो होगा। बाहर के रीजन में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, देखिए चार्जेस प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे भाई? हर एक यूनिट एरिया, हर एक यूनिट एरिया में सपोज करिए ds एरिया है, तो हर एक यूनिट ds एरिया में q चार्जेस है, तो q आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ds के बराबर, ठीक है। तो चूंकि फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इसलिए q की जगह सिग्मा इंटू ds लिख दीजिए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जीरो तो आपका हट जाएगा, ये ds और ये ds आपका कैंसिल आउट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल कर आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप वेक्टर लगाएंगे तो यहां पर एक यूनिट वेक्टर भी आपको शो करना होगा, ठीक है। यानी कि कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने 6 पॉइंट्स पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में। स्टैटिक सिचुएशन में अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होता है
क्योंकि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने की वजह से सरफेस पे पहुंच जाते हैं। सरफेस पर पहुंचकर ये खुद को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ऐसे पोजीशन पे जहां पर इन पर मिनिमम फोर्स लगे। एज अ रिजल्ट अंदर के रीजन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से स्टैटिक सिचुएशन हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगा। क्यों? अगर रेडियल डायरेक्शन में नहीं हुआ तब उसका एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग होगा, और सरफेस के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है तो जो चार्ज सरफेस पर है उस पर फोर्स लगेगा, वो मूव करेगा सरफेस के अलोंग, तो स्टैटिक सिचुएशन तो कभी आएगा ही नहीं। यानी हमारा assumption गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होता है। अंदर के रीजन में पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर के रीजन में, यानी किसी भी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसे मूव करने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और वर्क जब नहीं करना पड़ेगा तब इसका मतलब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल आपका सेम। अगर आप बाहर से कोई एक्सेस चार्ज प्रोवाइड भी करते हो तब वो एक्सेस चार्ज आपका कंडक्टर के सरफेस के ऊपर लाई करेगा और कंडक्टर के अंदर लीक करके नहीं पहुंचेगा। ठीक है, सरफेस पर कंडक्टर की जो वैल्यू है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। और एक आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें कि हम एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बना देते हैं। वो कैविटी जो है आपका कुछ इस तरीके का रीजन बनेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा अलूफ रहेगा, कभी भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्डेड रहेगा, क्योंकि किसी भी स्टैटिक सिचुएशन में सारे चार्जेस तो बाहर हैं, अंदर के रीजन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत सेंसिटिव है, उसको आप इस कैविटी के रीजन में रखेंगे तो उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं करेगी, वो डिवाइस अपना नॉर्मली वहां पर प्रेजेंट होगा। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, और अपने लैंग्वेज में हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक, इसको भी जरा समझ लेते हैं। आज का लेक्चर हम लोग बहुत शॉर्ट रखने वाले हैं, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है जरा समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए पहले कंडक्टर को समझना पड़ेगा। कंडक्टर के बारे में आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और स्टैटिक सिचुएशन में वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर सरफेस पे खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इस तरीके से। ये नेगेटिव नेगेटिव आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर सरफेस पे खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ताकि अंदर के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका जीरो के बराबर हो जाए। ये मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं। अब सपोज करो कि इस कंडक्टर को आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ले जाकर प्लेस कर देते हो, यानी कि यही आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपने क्या किया है, इस कंडक्टर को आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्लेस कर दिया है। अब क्या होगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड, मान लीजिए कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर जब आप कंडक्टर को रखेंगे तब क्या होगा, अब जो सरफेस पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स ये इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स भी अट्रैक्ट होंगे। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाएंगे। वो नेगेटिव चार्जेस खुद को कुछ इस तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को, नेगेटिव चार्जेस सारे इस तरफ आ जाएंगे। अब इस तरफ आने की वजह से ये नेगेटिव चार्जेस भी तो अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ना, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो नोटिस कीजिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, वैसे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये सब कैंसिल आउट कर जाएंगे। अंदर के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ये सारे कैंसिल आउट करके, और जो इनका नेट रिजल्टेंट है दैट नेट रिजल्टेंट विल कम आउट टू बी इक्वल टू जीरो, कम आउट टू बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस के रीजन में खुद को
इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे सरफेस पे ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। लेकिन इसी कंडक्टर को अगर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस पर हैं वो खुद को कुछ इस तरीके से ओरिएंट करेंगे, अरेंज करेंगे कि एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, अंदर के रीजन में ही वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके उसके इफेक्ट को अंदर कैंसिल आउट कर दें, ताकि अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो अंदर के रीजन में आपको जीरो मिले। ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी थी। डाइलेक्ट्रिक एक तरीके का नॉन कंडक्टर है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक एक तरीके का नॉन कंडक्टर है, यानी जिस तरीके से कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या तो नहीं होता या तो ना के बराबर होता है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट अगर आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, मान लीजिए कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, और इस डाइलेक्ट्रिक को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्लेस नहीं करेंगे, इसके दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल हो, अगर आप इस डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्लेस नहीं करते हैं, तब तो इसके अंदर के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज होगा और इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के ओवरलैप्ड ही नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से थ्रू आउट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ओवरलैप करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। लेकिन जैसे ही आप इस डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्लेस कर देंगे, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर प्लेस कर देते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं कि वो एक्सटर्नल सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। जैसे यहां पर कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के पास चूंकि पहले से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल है, इस वजह से ये इसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता नहीं रखता है। हां, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से अंदर के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम जरूर कर सकता है। कैसे कम करेगा तो जरा समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक नेगेटिव और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ओवरलैपिंग हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस अंदर के रीजन से पास करेगी, देन इट विल अप्लाई अ फोर्स ऑन द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारे इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से रिपेल होंगे और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। ऐसा होने की वजह से समझिए क्या होगा। ऐसा होने की वजह से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, इसमें पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। इस अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से इनके बीच में एक खिंचाव, एक तनाव पैदा होगा, और उस तनाव की वजह से, उस स्ट्रेचिंग की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो इनिशियली ओवरलैप कर रहे थे अब थोड़े से अलग हो जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर यहां पहुंच जाएगा और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा मूव करके यहां पहुंचेगा, ठीक है। उस तरीके से जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओवरलैप कर रहे थे वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। और अलग होने की वजह से आप नोटिस कीजिए इनके बीच में एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में एक छोटा सा डाइपोल क्रिएट होगा, इसका भी एक डाइपोल, इसका भी, हर एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का एक डाइपोल क्रिएट होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव
नेगेटिव। इस तरीके से ऐसे पेयर्स आपको मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये जो एक डाइपोल हमारा बन रहा है, इस डाइपोल की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से जितने भी डाइपोल्स आपके बन रहे हैं, हर एक डाइपोल की एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जो कि इस ओरिजिनल सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होनी चाहिए। ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्जेस को धक्का मिलेगा और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। इस वजह से वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, वो एक दूसरे से स्ट्रेच हो जाएंगे, और स्ट्रेच होने की वजह से थोड़ा सा अलग होंगे, ज्यादा सेपरेट नहीं, थोड़ा सा अलग होंगे। तो थोड़ी दूरी पर इनका सेपरेशन होगा तो एक छोटा सा डाइपोल बन रहा है। इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे डाइपोल्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं, और हर एक डाइपोल का एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओरिजिनल सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एज अ रिजल्ट, जो कि ये डाइपोल्स बहुत छोटे छोटे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नंबर में हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, इस वजह से ये कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे वो एक्सटर्नल सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट तो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होगा, कम होगा। कम होने की वजह से ये पूरे तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। अगर सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लो कि 7 न्यूटन पर कूलम होता है। तो सॉरी 7 न्यूटन पर कूलम बोलो, 3 न्यूटन पर कूलम होता है। तो 3 न्यूटन पर कूलम होने की वजह से इसका इफेक्ट जहां पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जहां 10 न्यूटन पर कूलम डाइलेक्ट्रिक के अंदर होना चाहिए था, अब 3 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, इसलिए इसका रिजल्टेंट जो है वो सिर्फ 7 न्यूटन पर कूलम रह जाएगा। यानी डाइलेक्ट्रिक ने कुछ हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज किया है ना। अब वो डिपेंड करता है इस डाइलेक्ट्रिक के प्रॉपर्टी के ऊपर कि इस डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है इसका, इस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इस मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। डाइलेक्ट्रिक, सपोज करो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अगर आप इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है यानी के से आप डिवाइड कर दो, तो जितना भी रिड्यूस हो रहा है वो इस हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू जब आप एक एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करते हो, तब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो इनिशियली ओवरलैप कर रहे थे वो एक दूसरे से स्ट्रेच होकर और डाइपोल फॉर्म करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे डाइपोल्स क्रिएट होते हैं जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड कि जनरेशन की जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है, कम है। इस वजह से कुछ हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपोज करते हैं। वो डिपेंड करेगा किस हद तक अपोज कर पाते हैं, डिपेंड करेगा उस डाइलेक्ट्रिक के मीडियम के प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपकी रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो इस डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी आप थोड़ा सा ज्ञान इकट्ठा कर लें, क्योंकि जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे अगले चैप्टर से हम लोग अगले टॉपिक से हम लोग कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जब हम लोग कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तब वहां पर कई जगह पर हम लोग डाइलेक्ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। पढ़कर आज जो पढ़ाया यहां तक कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल पक्की हो जानी चाहिए अगले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, थ्योरेटिकल था। आप लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एंड स्टडी। बाय।